नमस्कार। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 7वें क्लास में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक राज और आप देख रहे हैं क्लास 12th हिंदी मीडियम। तो आज हम मुख्य रूप से बात करने जा रहे हैं कोलरोस नियम और उसके अनुप्रयोग। तो पहले एक छोटा सा टॉपिक हम लेते हैं कि चूँकि इसके बाद का जो क्लास होगा उसमें हम विद्युत अपघटनी शेल के बारे में पढ़ेंगे। तो विद्युत अपघटनी शेल और विद्युत रासायनिक शेल में क्या अंतर है, इस आधार पर हम दोनों को समझने का प्रयास करेंगे। हम विद्युत अपघटनी शेल की बात करें तो यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, और विद्युत रासायनिक शेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। और जहाँ इलेक्ट्रोड की बात करें तो जो दोनों इलेक्ट्रोड होता है कैथोड और एनोड, विद्युत अपघटनी शेल देखते हैं तो दोनों एक ही पात्र में डूबे होते हैं। वही हम विद्युत रासायनिक शेल की बात करें तो जो दोनों इलेक्ट्रोड होता है अलग अलग पात्र में डूबा हुआ रहता है। तो जब अलग अलग पात्र में डूबा हुआ है तो इसमें उस दोनों पात्र में रखे विद्युत अपघटिय को जोड़ने के लिए सॉल्ट ब्रिज की आवश्यकता पड़ती है। वही हम विद्युत अपघटनी शेल में देखते हैं कि सॉल्ट ब्रिज की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कि हमने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखा था, विद्युत रासायनिक सेल जो देखा था, उसमें एनोड के रूप एनोड जो था निगेटिव था और कैथोड पॉजिटिव था। वही हम देखेंगे विद्युत अपघटनी शेल में एनोड पॉजिटिव होगा और कैथोड निगेटिव होगा। जो अभिक्रियाएं हैं विद्युत अपघटनी शेल में वह स्वतः नहीं होगी, और वही हम विद्युत रासायनिक शेल में देखेंगे। यहाँ स्वतः सतत अभिक्रिया होते रहती है, रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है और विद्युत ऊर्जा हमें मिल रहा है। तो हम नया हेडिंग करते हैं, विद्युत अपघटनी शेल तथा विद्युत रासायनिक शेल में अंतर। हेडिंग करें, विद्युत अपघटनी शेल तथा विद्युत रासायनिक शेल में अंतर। एक तरफ हम लिखने जा रहे हैं विद्युत अपघटनी शेल और दूसरे तरफ हम देखेंगे विद्युत रासायनिक शेल। तो जो मुख्य अंतर हम इसमें देखेंगे, जो मेरा पहला अंतर होगा कि यह ऐसी युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। पहला पॉइंट, यह एक ऐसी तो हम बात कर रहे थे जिसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। वही हम बात करेंगे विद्युत रासायनिक शेल में। तो यह हो जाएगा, यह ऐसी युक्ति है जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में
परिवर्तित होता है। दूसरा पॉइंट हम लेंगे, जो विद्युत अपघटनी शेल होगा, हम देखेंगे कि इसमें जो दो इलेक्ट्रोड है एक ही पात्र में डूबे होते हैं। तो लिखेंगे दो इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड, एक ही पात्र में डूबे होते हैं। और जब एक ही पात्र में डूबे होंगे तो सॉल्ट ब्रिज की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ तीसरे पॉइंट को के रूप में हम लिखेंगे यहाँ लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक इसके विपरीत हम विद्युत रासायनिक शेल में देखेंगे सेकेंड पॉइंट के रूप में, इलेक्ट्रोड अलग अलग पात्र में डूबे होते हैं। तो जहाँ ठीक है लिख सकते हैं दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग पात्र में डूबे होते हैं। तीसरा पॉइंट, दोनों पात्र के विद्युत अपघट्य को जोड़ने के लिए लवण सेतु की आवश्यकता पड़ती है। अब चौथे पॉइंट के रूप में हम ले सकते हैं कि एनोड पॉजिटिव और कैथोड निगेटिव होते हैं। बता देते हैं पहले, 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, लिखेंगे यहाँ एनोड धनात्मक एवं कैथोड ऋणात्मक होता है। ठीक इसके विपरीत हम इसमें देखेंगे विद्युत रासायनिक सेल में। यहाँ याद कीजिए जो ट्रिक हमने बताया था, लोन, LOAN। तो इसके तहत हम देख रहे थे कि लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन हो रहा था और यह एनोड का बिहेव कर रहा था और एनोड निगेटिव होता था। तो यहाँ एनोड ऋणात्मक तथा कैथोड धनात्मक होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट होगा। और हम देखेंगे कि जो विद्युत अपघटनी शेल है इसकी अभिक्रिया स्वतः संचालित या प्रवर्तित नहीं होती है। तो यहाँ अभिक्रियाएं 5th पॉइंट में स्वतः प्रवर्तित नहीं होती है। और जबकि हम बात करेंगे विद्युत रासायनिक सेल की, तो यहाँ सतत जो आपकी रेडॉक्स रिएक्शन है वह संचालित होती है और विद्युत ऊर्जा हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ
अभिक्रियाएं स्वतः प्रवर्तित होती है। तो इस प्रकार से हमने विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल को अच्छे तरीके से समझा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलरॉस नियम। तो कोलरॉस नियम और उसके अनुप्रयोग को हम विस्तार पूर्वक समझने जा रहे हैं। हेडिंग करते हैं कोलरॉस नियम। तो कोलरॉस ने 1876 में उन्होंने लवण के ऐसे युग्म में जो अति तनु विलयन में मोलर चालकता है जिनकी आती है उनका अध्ययन किया और दोनों आयनों में जो उभयनिष्ठ था इसका उन्होंने टेबुलेटेड फॉर्म में चार्ट दिया। हम बात करेंगे कोलरॉस नियम की। तो कोलरॉस नियम यह कहता है कि अनंत तनुता पर, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन में, तो अनंत तनुता पर जो विद्युत अपघातीय की मोलर चालकता होगी तो उसका जो मान होगा उसके द्वारा जो प्रोड्यूस्ड धनायन और ऋणायन होंगे उसकी अत्यंत तनुता पर मोलर चालकता के योगफल के बराबर होगी। तो हम लिखेंगे कोलरॉस 1876 में एक नियम दिया और इस नियम के अनुसार लिखेंगे अनंत तनुता पर विद्युत अपघातीय की मोलर चालकता उत्पन्न धनायन तथा ऋणायन के अनंत तनुता पर मोलर चालकता के योगफल के बराबर होगा। ये स्टेटमेंट है कोलरॉस नियम का। अब हम मैथमेटिकली इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता होगी, यहाँ इन्फिनिटी दे दे, यहाँ m दे दे। मान लिया जाए एक विद्युत अपघातीय है और उसके द्वारा एक पॉजिटिव आयन और एक निगेटिव आयन बन रहे हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो इस दोनों जो धनायन और ऋणायन के अनंत तनुता पर मोलर चालकता का जो योगफल होगा इसके बराबर मेरा जो विद्युत अपघातीय की अनंत तनुता पर मोलर चालकता होगी। हम यहाँ पर x और y भी लिख देंगे, ये नंबर ऑफ एटम को दर्शाएगा, और माइनस दिए तो अनंत तनुता पर क्रमशः धनायन और ऋणायन की मोलर चालकता होगी। तो हम यहाँ लिख दें जहाँ लैम्डा नॉट प्लस तथा लैम्डा नॉट माइनस क्रमशः अनंत तनुता पर। हम उदाहरण की बात कर रहे थे, अब हम उदाहरण स्वरूप देखेंगे
NaCl, अंडर ब्रैकेट नहीं भी लेंगे तो चलेगा। हम देखेंगे इसके जो धनायन और ऋणायन बन रहे हैं, तो लैम्डा नॉट Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस। और भी आसान हो जाएगा। एक और उदाहरण हम लेते हैं, जैसे BaCl2 का लेते हैं। इसमें है क्या कि NaCl तो कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता था Na प्लस और Cl माइनस में, और यहाँ पर हम देखेंगे तो Ba जो है ये 2 प्लस में डिसोसिएट करता है, प्लस यहाँ जो 2 है हम यहाँ आगे लिखेंगे 2 और ये हो जाएगा Cl माइनस। तो ये जो हमने x और y दिखाया था, तो ये x और y इसी को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स यू कैन से। तीसरे उदाहरण की बात करें, जैसे Na2SO4 एक ले लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ Na में 2 है, इसका मतलब कि जो सोडियम आयन है वो उसका जो नंबर ऑफ आयन होगा वो 2 होगा, तो 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल के माध्यम से कि कहाँ x और y का वैल्यू मेरा क्या होगा। तो इसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम देखने जा रहे हैं, कोलरॉस नियम के अनुप्रयोग। तो हम हेडिंग करेंगे के अनुप्रयोग। जो पहला अनुप्रयोग हो सकता है, हम देखते हैं कि अनंत तनुता पर जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है, जैसे दुर्बल विद्युत अपघट्य में हमने एसिटिक एसिड लिया था, NH4OH लिया था, तो ये सब जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है उसकी मोलर चालकता की गणना इस नियम के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए पहला पॉइंट, अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य के मोलर चालकता की गणना हम इसके माध्यम से अत्यंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य के मोलर चालकता की गणना कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से हम इसे समझें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम अनंत तनुता पर कुछ दुर्बल विद्युत अपघट्य ले लेते हैं और उसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान ले लेते हैं, और एक ऐसा यौगिक ले लेते हैं जो अननोन है। तो हम लिखते हैं कि अनंत तनुता पर, क्वेश्चन है ये, अनंत तनुता पर हम सॉल्ट के रूप में जैसे ले लेते हैं NH4Cl, NaOH, और एक और ले लीजिए तथा NaCl के मोलर चालकता का मान क्रमशः NH4Cl के लिए ले लीजिए 129 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है। हो
तो हम यहाँ से NH4OH का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम देख रहे हैं कि NH4Cl का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मान दिया हुआ है 129.8, NaOH का दिया हुआ है 248.1 और NaCl का दिया हुआ है 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और हमको फाइंड करना है किसका, तो NH4OH का। इस क्वेश्चन में हम दिमाग लगाएंगे कि हम ऐसा रिएक्शन लिखें जिसमें NH4 भी आ जाए और OH भी आ जाए। तो NH4 के लिए हम जो इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, यहाँ से NH4Cl ले लेंगे, इससे NH4 आ जाएगा। और हम उसका रिएक्शन अगर NaOH से करेंगे तो इससे OH आ जाएगा। तो हम लिखेंगे रिएक्शन NH4Cl प्लस NaOH। तो जैसे हम A + B = C + D लिखते थे, बस वही यहाँ हमको NH4OH हो जाएगा प्लस NaCl हो जाएगा। अब हम NH4OH बराबर क्या लिखेंगे, तो ये दोनों तो प्लस में है और ये इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। हम लिख देंगे NH4OH = NH4Cl प्लस NaOH माइनस NaCl। अब यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी के रूप में लिख दें आप इस तरह से, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब इस सारे का वैल्यू हम लिखेंगे। तो NH4Cl का वैल्यू हम 129.8 था प्लस NaOH का 248.1 और NaCl का 126.4। अब देखेंगे कि इस दोनों को हम ऐड कर देंगे और इससे माइनस कर देंगे। दोनों को जब ऐड करेंगे हम तो मेरा निकल करके आएगा 377.9 माइनस फिर कर देंगे 126.4, तो फाइनली 251.5 और वही लिख देंगे हम साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये तो एक प्रकार का सवाल हो गया। अब इसी में हम दूसरा सवाल देखते हैं, और भी अधिक क्लियर होगा मेरा। हम सिर्फ इसको बदल देते हैं जो हम इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं, NH4Cl और ये, और इसके जगह हम डाटा भी बदल देते हैं। बाकी क्वेश्चन वही है। हम यहाँ पर BaOH ले लेते हैं, BaCl ले लेते हैं और यहाँ हम NH4Cl ले लेंगे। और इस तीनों का वैल्यू हम जैसे इसका ले लें 523.28, BaCl2 का ले लीजिए 280.0 और NH4Cl का ले लीजिए 129.8 और निकालना इसी का है। तो हमने यहाँ से क्या देखा चेंज, कि जो मेरा इलेक्ट्रोलाइट था और उसका जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू था वह चेंज हुआ। तो क्या क्या था हम लिख दें। तो मेरे पास BaOH है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 523.28। फिर हम BaCl2 ले लिए और इसका वैल्यू दिया हुआ है 280.0 और हम NH4Cl ले लिए और इसका वैल्यू दिया हुआ है 129.8। फाइनल जो मेरा इक्वेशन आएगा, चूँकि यहाँ भी हमको NH4OH ही लाना है, तो NH4OH मेरा आएगा कैसे। तो हम रिएक्शन जो यहाँ पर लिखेंगे, हम यहाँ पर रिएक्शन NH4Cl से NH4 लेंगे
और इससे हम OH लेंगे, तो मेरा रिएक्शन चेंज हो जाएगा यहाँ, और यहाँ से हम मिटा दें तो हम लिखेंगे NH4Cl प्लस BaOH होल 2, और ये मेरा निकल के आएगा NH4OH प्लस BaCl2। ये मेरा इक्वेशन हो गया। अब हमको निकालना किसका वैल्यू है, तो NH4OH का निकालना है। अब लिखेंगे NH4OH इज इक्वल टू, इस दोनों को तो ऐड कर देना है, NH4Cl प्लस BaOH होल 2 माइनस लेना है BaCl2। अब जो सारे का वैल्यू है हम यहाँ लिखेंगे, तो NH4Cl का मेरा वैल्यू है 129.8 प्लस BaOH होल 2 का वैल्यू है 523.28 और मेरा BaCl2 का वैल्यू है -280.0। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ भी हम देख रहे हैं BaOH होल 2 है और यहाँ भी BaCl2 है, तो इस केस में जो मेरा वैल्यू होगा वह हाफ हो जाएगा। तो इस दोनों को हम हाफ कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो हम यहाँ पुनः लिखें 129.8। अब हमको 523.28 को डिवाइड कर देना है 2 से, तो ये हो जाएगा मेरा 261.64 माइनस और 140। अब इस दोनों को हम ऐड करेंगे, तो इस दोनों को ऐड करने के बाद मेरा निकल करके आ जाएगा 391.44 और माइनस हम कर देंगे 140 से, तो 140, अब इसको माइनस करना है, माइनस करने के बाद मेरा 251.44 आना चाहिए। तो इस तरह से हम इसका यूनिट लगा दें और आंसर लिख दें साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये मेरा आंसर निकल कर गया है। तो हम समझते हैं कि इस दोनों सवाल के बाद जिस भी तरह का इक्वेशन दिया जाए हम अत्यंत तनुता पर मोलर चालकता की गणना आसानी से कर पाएंगे। अब नेक्स्ट हम जो दूसरे अनुप्रयोग की बात कर रहे हैं हम, तो दुर्बल विद्युत अपघट्य में हम देखते हैं कि वियोजन की मात्रा की गणना भी की जा सकती है। तो यहां तक मिटा दें और यहां 2 नंबर। वियोजन की मात्रा की गणना। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार वियोजन की मात्रा की गणना हम कर पा रहे हैं। तो एक सूत्र होता है अल्फा इज इक्वल टू, हम लिखेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यहां लिखेंगे जहां ये हो गया अल्फा, हो गया मेरा वियोजन की मात्रा, और लैम्डा सी मतलब मोलर चालकता किसी भी सांद्रता पर, लिख दें किसी भी सांद्रता पर मोलर चालकता, और ये हो गया अनंत तनुता पर मोलर चालकता।
तो इस फॉर्मूला को लगा करके हम जो वियोजन की मात्रा है इसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो तीसरे अनुप्रयोग की बात हम अगर करें तो हम देखते हैं कि विघटन स्थिरांक की भी गणना इससे की जा सकती है। तो विघटन स्थिरांक की गणना हम यहाँ लिखें, मिटा ही देते हैं, थर्ड पॉइंट में लिख लेते हैं। के लिए विघटन स्थिरांक की गणना, इसे हम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये थर्ड मेरा अनुप्रयोग हो गया। और के इज इक्वल टू होता है सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। तो अल्फा के बारे में हम लोग जान ही रहे हैं कि ये वियोजन की मात्रा हो गई और सी हो गया मेरा मोलर सांद्रण। तो वियोजन की मात्रा हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं और सी बराबर मोलर सांद्रण। तो हम अगर इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, मतलब यहाँ जो मेरा अल्फा और नीचे लिखा हुआ है इस पर, तो हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये दोनों का स्क्वायर हो गया बाय 1 माइनस, अब फिर हम लिख दें नेक्स्ट स्टेप हम बढ़ाएं, इसे एलसीएम ले लेंगे तो फाइनल मेरा आ जाएगा सी, और ये तो हो गया लेम्डा का स्क्वायर बाय, इसे नीचे कर देते हैं, और ये हो गया इसका स्क्वायर। अब हम ये एलसीएम लेकर के देखेंगे, माइनस बाय, यहाँ से हम इसको काट देंगे, ये दो वैल्यू कैंसिल हो गया। अब हम फाइनल जो मेरा रिलेशन आएगा दैट इज के इज इक्वल टू सी, ये स्क्वायर हो गया नीचे अंडर ब्रैकेट, तो ऐसा हमको बहुत सारा सवाल मिलेगा जिसमें अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, मोलर सांद्रण दिया हुआ है, ठीक है, और विघटन स्थिरांक की गणना करनी है। तो हम समझते हैं क्लियर हो गया होगा। अब फोर्थ हम देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी। हम विलेयता की गणना भी यहां से कर सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा फोर्थ पॉइंट, विलेयता प्लस हम लोग तथा लिख देते हैं KSP की गणना, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो इसकी गणना हम किस प्रकार से करते हैं, तो जैसे हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था K इंटू 1000 बाय M पढ़ा था, और यहाँ चूंकि अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की हम बात कर रहे हैं, तो इसी पर आधारित ये है, और हम यहाँ K इंटू 1000 बाय विलेयता लिख देंगे। तो इस तरह से हम विलेयता बराबर लिख सकते हैं K इंटू 1000 बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो हम लिखेंगे अतः
k इंटू 1000 बाय अब हम बात करने जा रहे हैं KSP की। ये KSP क्या है हम देखते हैं। जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है मेरा दैट इज इक्वल टू ये जो हम विलेयता निकालेंगे और इस पे टू द पावर n, ये मेरा KSP होगा। इससे रिलेटेड एक सवाल हम ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं तो और क्लियर हो जाएगा, और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये। सवाल इस रूप में है कि बेरियम सल्फेट के संतृप्त घोल का हम लिखेंगे बेरियम सल्फेट के संतृप्त घोल का क्वेश्चन है। अगर इसका हम समतुल्य चालकता या तुल्यांकी चालकता का एक वैल्यू ले लें, चार 4000 ले लेते हैं। 4000 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, इसका यूनिट हो गया। अब हम देखेंगे इसमें विशिष्ट चालकता भी ले लीजिए, और विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता का एक वैल्यू लीजिए 8 इंटू 10⁻⁻5 ले लीजिए, और विशिष्ट चालकता का यूनिट क्या होगा पर ओम पर सेंटीमीटर। अब हम इस क्वेश्चन में निकालने क्या जा रहे हैं, तो BaSO4 का KSP क्या होगा। तो हम देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ सवाल है। तो हम फॉर्मूला अभी तुरंत देखे हैं सॉल्युबिलिटी का। तो सॉल्युबिलिटी S इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं K इंटू 1000 बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यहाँ पर हमको दो वैल्यू क्लियर दिया हुआ है। यहाँ पर हम देखेंगे K का जो मेरा दिया हुआ है विशिष्ट चालकता का, यहाँ क्वेश्चन में लिख लें क्या। अच्छा चलिए, आप लोग समझ रहे हैं। ये हो गया K का वैल्यू और ये हो गया समतुल्य चालकता मान लीजिए यहाँ। तो हम लिख सकते हैं कि 8 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1000 बाय ये हो गया 4000। डायरेक्ट इसे हम काट सकते हैं, ये कट गया, ये कट गया और ये दो बार में आ गया। तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻5 जो मेरा सॉल्युबिलिटी का विलेयता का मान आया। अब हम देख रहे हैं चूंकि BaSO4 हमने लिया है, तो ये जो आयन है मेरा BaSO4 इलेक्ट्रोलाइट जो टूटता है Ba2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस में, तो हम S और S यहाँ ले लें तो फाइनल जो N का वैल्यू मेरा आएगा वह निकल करके आएगा। क्योंकि हम निकालने जा रहे हैं KSP, और KSP इज इक्वल टू हम जानते हैं S टू द पावर N होता है, और यहाँ पर यहाँ क्या हो जाएगा टू द पावर 2 हो जाएगा। और ये जो मेरा वैल्यू निकल करके आया 2 इंटू 10⁻⁻5, इस पे हम स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। तो इस तरह से मेरा वैल्यू क्या निकल करके आ सकता है
4 × 10⁻⁻10। तो ये मेरा KSP का वैल्यू आया। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम समझते हैं कि जो कोलरॉस नियम की जो उपयोगिता है और इसके अनुप्रयोग वो क्लियर हो गया होगा। तो आज 7वां क्लास था। इसके पहले जो 2 क्लास 5th और क्लास 6th क्लास और 5th का रिवीजन हम एक आज शाम में करेंगे और एक कल करेंगे। फिर मंडे से 8वां क्लास मेरा चालू होगा। तो आज शाम 3 बजे हिंदी मीडियम के लिए जो 5वां और 6ठा क्लास जो बचा हुआ है, हम पूरे 1 घंटे के क्लास में उसको जो भी आगे पीछे का जो टॉपिक नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण कट जा रहा था या कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ मैसेज आया है कि सर क्लास 5th और 6th को आप रिवाइज कर दीजिए। तो ठीक है, आज शाम 3 बजे हम जो है इसे रिवाइज करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसे शेयर करें। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस हुआ है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और कोलरॉस लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉस लॉ। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग जो है आज शाम 3 बजे देखने जा रहे हैं। आप लोग बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।